नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राज टेली क्लासेस बीकानेर। तो कल हमने बात की थी समुद्र के बारे में कि कितने समुद्र को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो हमने इस प्रकार का नक्शा बनाया था। ये सीमावर्ती है 12 नॉटिकल मील और ये आपके संलग्न है 24 नॉटिकल मील और ये जो अनन्य है वो 200 नॉटिकल मील। तो इसमें आपको बता दिया, इसमें भारत का एकाधिकार है, इसमें भारत का वित्तीय अधिकार है, टैक्स वसूल सकता है। और इसके अंदर हमने बात की थी कि वो द्वीप निर्माण खनिज निकालने का काम भारत कर सकता है। ठीक है। तो बाद में हमने बात की थी भारत के पड़ोसी, भारत की स्थलीय सीमा कितनी बताई 15,200 और भारत की जलीय सीमा 75/16.5 और द्वीप रहित जलीय सीमा पूछ ले तो 6100। बाद में हमने बात की थी भारत से कितने देश लगते हैं, सीमा कौन कितने देश लगाते हैं भारत से 7। तो कौन कौन से थे वो हमने लिखे थे, कौन कौन से राज्य ट्रिक के साथ हमने बात की थी, कौन कौन से राज्य उनसे टच होते हैं। अब आप ये बताओ, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा का नाम है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है बताओ, मैकमोहन रेखा। ठीक है। 34-88 है ना, चीन से सीमा लगती है। पाकिस्तान से कितना है 33-23, ये कल लिखा दिए थे, याद कर लेना इनको ढंग से। तो ये बात थी। आगे आज हम शुरुआत करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। तो मैप के माध्यम से समझते हैं। तो देखो, भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने भागों में विभाजित किया है, भारत के भौतिक प्रदेश को 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। ये 5, राजस्थान वाले को 4 में किया गया है। तो पहले भाग की हम बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, ये देखो, यहाँ ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये है ना, ये तो भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है बताओ, हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना यहाँ से। तो पहला भाग तो ये हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये धनुष की आकृति का है, देखो आप, धनुष की आकृति का। दूसरा भारत का भौतिक प्रदेश कौन सा है, ये अपने हरियाणा, यहाँ पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये गंगा का जो क्षेत्र है ना, गंगा नदी का, ये आपके उत्तरी वृहत मैदान दूसरा भाग है। ये मैदानी प्रदेश है, ऊपर वाला पर्वतीय प्रदेश था। तो ये अपने वृहत मैदानी प्रदेश है। ठीक है, 2 हो गए। एक कौन सा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आपके उत्तरी वृहत मैदान, तीसरा आप और नीचे चलो, ये दक्षिणी पठारी प्रदेश। यहाँ पर क्या है, पठार है, दक्कन के पठार, ये सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब इसके बारे में बात करेंगे। तो ऊपर हो गया आपके पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदान और ये दक्षिणी पठारी प्रदेश, 3 हो गए। अभी आप बताओ चौथा जो ये समुद्र से लगते थे ना, इधर हमने बात की थी बोट वाली, पश्चिम बंगाल, पूर्वी तट पर कितने राज्य है जो समुद्र से लगते हैं बोट, और इधर गुजरात मांगे केक। तो ये देखो, ये जो कोस्टल एरिया है, जो सीमावर्ती, ये यहाँ पर ये आपके कोस्टल एरिया, ठीक है, समुद्र से लगा हुआ, बीच ये सब होते हैं ना, ये आपके कोस्टल एरिया, ये भारत का चौथा भाग है। ठीक है, पहला भाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भाग आपके वृहत मैदान और तीसरा दक्षिणी पठारी प्रदेश और ये कोस्टल एरिया आपके, और 5वां है द्वीपीय समूह। द्वीप समूह भारत के अंदर, ये इधर अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी के अंदर, यहाँ लक्षद्वीप अरब सागर के अंदर।
ठीक है, तो ये भारत के 5 भाग है जिनको भौतिक विभाग के रूप में भारत को 5 भागों के अंदर बांटा गया। तो समझ में आ गया, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो मैप के रूप से आपको दिमाग के अंदर इससे थोड़ा चित्र बन जाएगा। आप लिख लीजिए, आप भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल 3287,263 है। और आप लिखिए भारत का अपन विभाजन करें तो भारत में आपके पर्वत कितने % है? पर्वत, एक तो पर्वतों के अंदर बांटेंगे अपन, एक बांटेंगे पहाड़ी के अंदर, पहाड़ी, ठीक है, एक हम बांटेंगे पठार के अंदर और एक मैदान के अंदर। ठीक है, तो भारत में, भारत का पूरा क्षेत्रफल है ना 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, तो इस भाग का 10.5%, 10.5% क्या है? आपके पर्वत है। ठीक है, पहाड़ी पूछ ले, ठीक है, तो पहाड़ी कितनी होगी? 18.6%। पठार पूछ ले आपको, तो पठार होंगे 27.7%। और बाकी जो मैदान है वो है 43.2%। ठीक है, तो ये भारत का विभाजन हमने पर्वत, पहाड़ और पठार मैदान के हिसाब से किया है। अब हम बात करते हैं भारत को, भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भाग में बांटा गया है, जो भी आपने समझाया था वो लिख लेते हैं अपन। भारत का भौतिक विभाजन पांच भागों में किया गया। पहला कौन सा है? पहला है आपके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी वृहद मैदान, दक्षिणी पठारी प्रदेश, और आपके ये कोस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं? समुद्र सीमा के पास, समुद्री सीमा प्रदेश। और पांचवा द्वीपीय समूह, द्वीपीय समूह। ठीक है, तो इसके पास आप ऐसे मैप बना लेना भारत का समझने के लिए, कि आपको थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा। तो कोई एरो लगा लो, जैसे इस प्रकार, ये जो क्षेत्र है इधर से अपने ये इस प्रकार से लगा लो, बोले आप कोई भी प्रकार से। ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया। ठीक है, आपको पूछ ले वृहत मैदान, तो मैप से क्या है थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा हमें। ये इतना प्रदेश है, ये उत्तरी वृहत मैदान हो गया, गंगा प्लेटू वाला। इसको इस प्रकार लिख लीजिए, थोड़ा पास में मैप बनाओगे तो आपको क्षेत्र का याद करने की जरूरत नहीं होगी। और ये त्रिभुजाकार आकृति के अंदर अपने पठार है, दक्षिण पठारी प्रदेश, इसका ऐसे SS लगा के लिख लीजिए। और ये अपने समुद्र सीमा, ये कोस्टल एरिया वाला, इसको आप लगा लीजिए, कोई भी A लगा लो, बोले इधर भी लगाना है, दोनों तरफ है ना समुद्र सीमा लगती है अपनी। और यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे इस प्रकार बिंदी बना लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तरी वृहत मैदान, पठारी प्रदेश, कोस्टल अपने समुद्र से, और ये द्वीप। तो 5 भागों में भारत को
विभाजित किया गया है। ठीक है, अब हम पहले भाग की बात करते हैं। पहला भाग बताओ कौन सा है? भारत के भौतिक विभाजन में पहला भाग कौन सा लिखेंगे अपन? उत्तरी वृहत मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो आप हेडिंग डाल लीजिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसकी आकृति पूछ ले तो ये धनुष की तरह है ना, यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व धनुष की आकृति में फैला है। ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, ये क्षेत्र कितने किलोमीटर के अंदर है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर, 5 लाख किलोमीटर के अंदर ये एरिया है अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पूरे लिख लेना आप, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। यहाँ पर कौन से पर्वत श्रृंखला मिलती है हमें? यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। यहां पर कौन से हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है? हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है। यह नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है आपके, लिखिए आप हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ है बताओ? हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। टर्शियरी युग में हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन व आपके हिमालय पर्वत का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन व यूरेशियन पर्वत, हिमालय पर्वत का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन व यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन व यूरेशियन प्लेटों की अभिसरण से हुआ है। तो ये समझाएंगे आपको, लिखें आप, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन ढंग से इसके बारे में समझेंगे कि क्या ये प्लेटें क्या है, किस प्रकार निर्माण हुआ है इनका, सब अच्छे से समझेंगे। तो हमने लिखा था यूरेशियन पर्वत और इंडो ऑस्ट्रेलियन पर्वत प्लेटों के अभिसरण से हुआ हिमालय का निर्माण। हिमालय है वो टेथिस सागर के अवशेष है। हिमालय टेथिस सागर के
अवसाद से निर्मित है। हिमालय क्या है? 33 सागर के अवसादों से निर्मित है। ठीक है, यहां पर नीस व ग्रेनाइट खनिज है ना, नीस व ग्रेनाइट की अधिकता है, प्रचुरता लिख लीजिए आप। नीस व ग्रेनाइट की प्रचुरता है। ठीक है, तो अब आप समझो कि हिमालय पर्वत है, पहले ऐसा नहीं था, पहले सभी वर्ल्ड है पहले। अभी तो देखो अपन विश्व का नक्शा देखते हैं तो हमें यहाँ पर तो आपके उत्तरी अमेरिका मिलता है, यहाँ पे हमें ऐसे मिलता है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे हमें अफ्रीका मिलता है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो एशिया है। ठीक है, इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया में, इधर ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे, उससे नीचे अंटार्कटिका मिलेंगे, तो 7 महाद्वीप है। ठीक है, लेकिन आज से हजारों साल पहले आपके कार्बोनिफेरस युग के अंदर ये ऐसे नहीं था। ये पूरे ये जमीन के भाग है ना, बीच में तो देखो यहाँ पर तो अटलांटिक सागर आ गया, यहाँ आपके हिंद महासागर आ गया, यहाँ प्रशांत महासागर आ गया, यहाँ आर्कटिक महासागर, यहाँ अंटार्कटिक महासागर आ गया, इनके बीच में भी महासागर है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कार्बोनिफेरस काल के अंदर है ना, ये सभी जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहते थे। ठीक है ना, लेकिन इस कार्बोनिफेरस काल के अंदर इन सब में नीचे से पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं, वो प्लेटें के अंदर धक्का लगा तो ये सभी टूट कर, ये जमीने को भाग है ना, इनमें दरार आकर ये पानी के साथ बह बह कर अलग अलग हो गई। ठीक है, तो ये टुकड़ा पानी के साथ बहकर यहाँ आ गया और ये यहाँ पर स्थित हो गया। इसी प्रकार जब आप विश्व का नक्शा देखोगे ना तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों जुड़ सकते हैं ऐसे। जिस प्रकार यहाँ पे इनका जो कोर वाला भाग है तो उसके इस प्रकार अंदर गया हुआ है वो भाग। ठीक है, तो ये सीधा इसके अंदर फिट हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है ये बात तो सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अलग हो गए। तो प्लेटों के हिसाब से नीचे प्लेटें होती थी, वो प्लेटें जब हर भूमि के नीचे कुछ ना कुछ प्लेटें हैं, तो वो जब टकराव करती है या दूर होती है, पास आती है, तो उसको कहते हैं अभिसरण। दोनों प्लेटें हैं, मान लो इस प्रकार, ये कोई कागज मान लीजिए, 2 इस प्रकार की प्लेटें हैं, तो ये जब पास आएगी ना तो क्या होगा? अभिसरण कहते हैं। और जैसे ये पास आएगी तो ये देखो ऊपर उठ रहा है ना, ये भाग, ये नीचे से जोर पड़ रहा है तो ये बीच वाला भाग ऊपर उठ रहा है, और इस प्रकार से पर्वत बन जाते थे। ठीक है, तो ये 2 प्लेटें थी अपने। एक तो अपने बात की थी, भारत का नक्शा बनाओ, देखो समझो एक प्रकार से। यहां तो आपके यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया, यहाँ पे आपका यूरोप आ जाएगा ना, और ये एशिया है। तो यूरोप और एशिया की जमीन के नीचे एक यूरेशियन प्लेट थी, और यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो इंडिया का, और नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इंडो ऑस्ट्रेलियन वहाँ की एक प्लेट थी। तो ये एक प्लेट तो यहाँ से इधर ऊपर सरकी, और ये एक इधर नीचे सरकी। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में है ना, यहाँ पे टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। तो दोनों ऐसे एक दूसरे पर दबाव बनाया, तो ठीक इसी प्रकार आप देखिए, दोनों आई ऐसे पास पास, तो ये ऊपर क्षेत्र हो गया, और ये क्षेत्र क्या हो गया? हिमालय बन गया। ठीक है, आप ऐसे मानो कि ये कागज है, इस कागज का आधा भाग यूरेशियन प्लेट है और ये भाग आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। पहले तो ये सीधा था, ठीक है, लेकिन दोनों अभिसरण मतलब पास पास आना, अपने एक दूसरे के सामने आई, तो ये बीच वाला क्षेत्र क्या ऐसे ऊपर उठ गया, और इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, कौन से युग में हुआ है? टर्शियरी युग में। पूछ ले कौन से युग में हिमालय का निर्माण हुआ है, तो टर्शियरी युग के अंदर हुआ है। और बीच में टेथिस सागर था ना, तो यहाँ से जोर पड़ा और यहाँ से भी प्लेटों से जोर पड़ा, तो ये टेथिस सागर है, ये ऐसे ऊपर उठ गया, और जो पानी था वो जम गया, और आपके हिमालय पर्वतमाला का यहाँ पे इस प्रकार से निर्माण हो गया। ये यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चलेगी। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आप इतना ध्यान रखो कि हिमालय का निर्माण किस युग के अंदर हुआ है? टर्शियरी युग के अंदर। क्वेश्चन सीधा यही पूछते हैं ज्यादातर,
टर्शियरी युग में। और अगर बढ़िया क्वेश्चन आ जाए अच्छे लेवल का तो आप वो प्लेटों के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सी प्लेटों के अभिसरण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, तो यूरेशियन और यहाँ से आपके कौन सी आएगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो ये दोनों पास पास आई, तो इस प्रकार से ये ऊपर उठ गया टेथिस सागर, और टेथिस सागर के अवशेष से ही अपने क्या बना है, हिमालय पर्वतमाला। और नीस और ग्रेनाइट की यहाँ पर अधिकता होती है, हिमालय से बहुत सी नदियां निकलती है, हम सब इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो ये हिमालय पर्वत किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है, किस काल के अंदर हुआ है, कौन से खनिज मिलते हैं, कौन सी प्लेटों से हुआ है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये सब हमने बात की। अभी हम हिमालय को भी बांटेंगे, हिमालय को भी अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो एक आप हिमालय का विभाजन लिख लीजिए, हिमालय का विभाजन। देखो दोस्तों, हिमालय अपने जितने भी इंडिया जीके के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो इंडिया के भूगोल से हिमालय से क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे आपको कोई पहाड़ी पूछ लेगा, कोई पर्वत पूछ लेंगे, या कोई यहाँ से निकलने वाली नदी, किसी प्रकार से हिमालय का क्वेश्चन तो एकदम फिक्स क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है। आप सिर्फ इस अभी जो हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, आपके पेपर में क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, इसलिए इसको समझे भी, क्योंकि ये समझने की भी चीज है। अगर नहीं समझोगे तो बाद में रटना पड़ेगा, समझोगे तो बड़ी अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिमालय का विभाजन, हिमालय को अपन 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला तो भाग अपने ट्रांस हिमालय, कौन सा भाग है बोलो, ट्रांस हिमालय। ठीक है, दूसरा भाग है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। और तीसरा भाग है आपके, पहला ऊपर ही ऊपर ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, और यहां पर आ जाएगा पूर्वांचल, पूर्वांचल। तो इस प्रकार से हम हिमालय को 3 भागों के अंदर बांटेंगे। तो मैप्स के थ्रू आप समझिए इसको। ट्रांस हिमालय कौन सा क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय कौन सा क्षेत्र है, देखो ट्रांस हिमालय ये ऊपर वाला क्षेत्र है, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, एकदम हिमालय का उत्तरी भाग, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर वाला, तो ये आपके ट्रांस हिमालय है। ठीक है, और यहां से जो थोड़ा सा नीचे अपन आएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, ये यूपी के एकदम उत्तरी क्षेत्र के अंदर, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा अपने, ये मुख्य हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय तो सिर्फ और सिर्फ आपके तिब्बत और लद्दाख के अंदर फैला हुआ है। ठीक है ना, तिब्बत और लद्दाख में फैला हुआ है, इसलिए इस ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ये नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इस क्षेत्र के अंदर नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही अपने ट्रांस हिमालय सीमित है। लेकिन ये जो मुख्य हिमालय है ये आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग के अंदर, बिहार, ऐसे चलते अरुणाचल प्रदेश तक है, ये आपके मुख्य हिमालय है। ठीक है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर मुख्य हिमालय खत्म हो जाता है, लेकिन ये पूर्वांचल है, ये देखिए आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे भी पहाड़ियां है ना, अराकन योमा हम बात करेंगे, तो ये पूर्वांचल है। ठीक है, तो हिमालय एक तो ऊपरी भाग है ये ट्रांस हिमालय वाला, ऊपरी भाग जो सिर्फ तिब्बत और आपके लद्दाख के अंदर है। मुख्य हिमालय आपके इधर से लेके पूरा धनुष बनाएगा अरुणाचल प्रदेश तक, और यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है अपने 7 सिस्टर जिसको कहते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, इस क्षेत्र के अंदर अपने, इसको पूर्वांचल भी हम कहते हैं, तो पूर्वांचल वाला भाग इस क्षेत्र के अंदर होगा। ठीक है, तो हिमालय का विभाजन आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय लिखते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए, पहला भाग लगा लेना, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय। बताओ ये भारत के कौन से क्षेत्र के अंदर है,
और आपको पूछ ले हिमालय पर्वतमाला में कौन से क्षेत्र है, तो यह सबसे उत्तरी क्षेत्र है, सबसे उत्तरी क्षेत्र है। सबसे उत्तरी क्षेत्र है यह लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। लद्दाख और किस में स्थित है? तिब्बत में। यहां शुष्क यहां पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहां पर शुष्क परिस्थितियां क्या है? पाई जाती है। यह यहां लिख लीजिए, जिसका कारण है कि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? इसको मिटाकर बात करते हैं हम। वृष्टि छाया क्षेत्र, देखो ये जो है ना ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय इस क्षेत्र के अंदर है, लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र के अंदर। और ये नीचे वाला आपको बताया था मुख्य हिमालय, ये तो ये मुख्य हिमालय है ना, ये इसकी ऊंचाई भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ये लंबा भी सबसे ज्यादा है, चौड़ाई भी सबसे ज्यादा है। तो ये वाला क्षेत्र है ना बहुत ऊपर है, ऐसे ऊंचा। ठीक है, और ये है ना इसकी ऊंचाई इस मुख्य हिमालय की अपेक्षा थोड़ी कम है। तो ये इसके जब बादल आते हैं तो यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा नहीं होती। हमको पता है, देखो लद्दाख में हमारा कौन सा है? मरुस्थल है ना लद्दाख में शुष्क मरुस्थल पढ़ते हैं आपने, शुष्क मरुस्थल है लद्दाख के अंदर। तो मरुस्थल मतलब जहां पर वर्षा नहीं होती है। ठंड तो यहाँ पर है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फ भी गिरती है, लेकिन यहाँ पर शुष्क क्षेत्र मतलब यहाँ पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये जो इससे बादल यहाँ से आएंगे भारत के अंदर, मॉनसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, तो ये जाकर सीधे इस मुख्य हिमालय पहले आ जाएगा। तो बादल है ना, बादलों को ये मुख्य हिमालय रोक लेगा अपने साइड और सारी वर्षा इधर ही करा लेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है इस ट्रांस हिमालय की अपेक्षा। तो बादल को अपने पिछली साइड में जाने नहीं देगा, तो यहाँ पर वर्षा होगी नहीं, सारी वर्षा मुख्य हिमालय के अंदर ही हो जाएगी, ट्रांस हिमालय के अंदर सूखा पड़ा रहेगा। इसलिए ये क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र इसी को ही कहते हैं कि किसी बड़े पर्वत के पिछली या अगली ये जो साइड होती है जहां पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, तो वही वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, इसमें तो भरपूर वर्षा होगी, लेकिन इसके अधिक ऊंचाई के कारण ये बादल आपके आ रहे हैं ऐसे, ये बादल, तो ये बादलों को सारी वर्षा यहीं पे करा लेगा। ठीक है, इस साइड ट्रांस हिमालय के पास बादलों को जाने ही नहीं देगा, तो यहाँ पर भाई वर्षा नहीं होगी तो सूखा ही होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है? लद्दाख का मरुस्थल है, लद्दाख मरुस्थल है ना आपने। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश होता है। ठीक है, ये समझ लो आप। कोई बात अगर दोस्तों नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए, चाहे जब भी हम उसको पढ़ेंगे तो चाहे कौन सी भी क्लास चल रही होगी, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। और इस क्लास को आप ढंग से लीजिए, नोट्स बनाइए, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा कीजिए। आप हम पर इतना विश्वास रखिए कि आपको क्वेश्चन यहीं से 90% क्वेश्चन आपके पेपरों के अंदर मिल जाएंगे। इधर उधर भटकने से
फायदा नहीं है। लास्ट टाइम के अंदर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप क्या क्या पढ़ोगे। तो अपने जितने भी नोट्स है, अपने साधन है, उसको सीमित रखिए, बढ़िया रखिए। और अपने पढ़ाई शुरू करने से पहले सोच लीजिए, चाहे कुछ भी हो मैं तो इनसे ही पढ़ूंगा, चाहे जितने भी आए। लगभग आप किसी के भी नोट्स ले देख लो, सभी अच्छे ही पढ़ाते हैं। लगभग क्या है कि सारों के अंदर से 85-90% पढ़ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर जब हमारे सामने आता है तो हम हमारे कॉपी में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो भी हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, जो बेसिक है, जो सिंपल है, जो हमने अपनी क्लास नोट से क्लास देकर लिखे हैं वो हम भी गलत करके आ जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब हमारे पास ऑक्सीजन टाइम होता है, मतलब जब पेपर हमारे पास नहीं होते हैं, पेपर को थोड़ा टाइम रहता है 5-6 महीने, तब हम क्या करते हैं, अपने नोट्स को तो ज़्यादा महत्व देते नहीं है। और क्या है, बाजार में ये किताब नहीं आई है, इसको पढ़ लो, उस सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं वो पढ़ लो, अरे उसमें हिमालय बहुत अच्छा कराया हुआ है वो और पढ़ लो। तो ये सारी चीज़ें हम, वो जो पढ़ाई का टाइम है वो तो हम इधर उधर भटकने में गवा देते हैं। लेकिन लास्ट टाइम के अंदर हमें हमेशा अपने नोट्स ही पढ़ने पड़ते हैं। ये आप ध्यान कर लेना, भले जो ढंग से पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई की लाइन के अंदर है, लास्ट में वो ये सारी कॉपी किताबें छोड़कर अपने नोट्स पर ही विश्वास करेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि इतना सारा मटेरियल हम लास्ट में पढ़ नहीं सकते ना। सीमित 15-20 दिनों के अंदर हमें क्विक रिवीजन मारनी होती है पूरे सिलेबस की, तो हम कैसे पढ़ेंगे इतना? क्योंकि हमें जीके भी पढ़ना है, हमें बहुत दूसरे सब्जेक्ट है वो भी पढ़ने हैं। तो अपने नोट्स रखो सीमित, यही। और आपको विश्वास दिलाता हूं मैं कि आपके पेपर में 90 से 95%, 90% क्वेश्चन तो हमारे अपने आप के नोट से पढ़ जाएंगे। तो आप ज़्यादा भटकिए मत, भटकने में आपका फायदा नहीं है दोस्तों। अभी ट्रांस हिमालय को भी आगे हम उपभागों में बांटेंगे, इसलिए ढंग से समझना, इसको बहुत भागों में हमें बांटना होगा। पहले तो देखो बात की हमने, चलो पहले इनके बताओ। ट्रांस हिमालय को हम 3 उपभागों में बांटेंगे। एक तो है काराकोरम, एक हम बांटेंगे लद्दाख, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और जास्कर श्रेणी। सबसे पहले तो हमने हिमालय को 3 भागों के अंदर बांटा है। कितने भागों के अंदर बताओ? 3 भागों के अंदर। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल। अब हम बात कर रहे हैं आपके उसमें से 3 भागों में से पहला भाग ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ये है वो 3 भाग, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सबसे पहले आप काराकोरम के बारे में लिख लीजिए। ट्रांस हिमालय का उपभाग, उसकी उप श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। लिखिए आप काराकोरम। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी व सबसे लंबी श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी भी है, ऊंची श्रेणी है। तो देख लो, सबसे ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय के हमने बांटा ट्रांस हिमालय को, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? ट्रांस हिमालय, ये मुख्य हिमालय हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय का भी सबसे उत्तरी क्षेत्र ये वाला, ये ट्रांस हिमालय का भी सबसे उत्तरी क्षेत्र है ना, ये आपके सबसे उत्तरी वाला क्षेत्र, ये आपके काराकोरम है। इससे थोड़ा सा नीचे कौन सा आ जाएगा? अभी हमने बात की थी लद्दाख। ठीक है, और इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे जास्कर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बात की? ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी व सबसे लंबी श्रेणी है और सबसे ऊंची श्रेणी भी है। तो इसी श्रेणी के अंदर, इस काराकोरम श्रेणी के अंदर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्ट्रिच K2 स्थित है। काराकोरम श्रेणी में
भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिच K2 कहते हैं ना, गॉडविन ऑस्टिच स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वर्तमान में अपना यहाँ पर कब्जा नहीं है, ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है। तो आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी तो यही है, लेकिन आपको पूछ ले भारत की सीमा के अंदर, ये भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। आपको पूछ ले भारत की मुख्य भूमि में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बताओगे? कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, ये 85-98 मीटर है। और आपके गॉडविन ऑस्टिच है 86-11 मीटर। ठीक है, तो काराकोरम के बारे में हमने बात की है। काराकोरम ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी, सबसे लंबी व सबसे ऊंची श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिच 86-11 स्थित है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है। आपको पूछ ले मुख्य भूमि तो कंचनजंगा। ठीक है, इसका बात करना, ये 85-98। तो कल हम इससे आगे बात करेंगे काराकोरम। आप इसको ढंग से पढ़ना, इस हिमालय पर्वतमाला को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। क्वेश्चन आते हैं इस यहाँ से, इस टॉपिक से, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसको बिल्कुल पढ़ना। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं दोस्तों। चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।